नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 गति के नियम के बारे में, ठीक है। और हम लोग ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा लेक्चर 4.4 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आज का जो टॉपिक है, जहां से आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है वृत्ताकार मोड़ पर वाहनों की गति। देखिए दोस्तों, ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से एक डेरिवेशन होगा, एक छोटी सी कंडीशन निकालेंगे। वो कंडीशन छोटी जरूर है लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये थ्योरी का जो पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्योरी है प्लस छोटा सा डेरिवेशन है। ये आपसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डेरिवेशन होगा, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूंगा इस टॉपिक पर, वो की कॉन्सेप्ट समझने वाला है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। मैंने बोला था, आपको पहले भी बताया था, लास्ट वाले सेशन में जो हमने पढ़ा था आनत समतल पर पिंड की गति या वस्तु की गति। तो आनत समतल पर वस्तु की गति को लेकर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, भले आपके होम एग्जामिनेशन में ना आए लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल हर जगह, ठीक है। वैसे ही इस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, उस पर भी खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं इसका मतलब क्या है, क्या क्या है, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ फिगर 1 है, ठीक है। यहाँ पे फिगर 1 में मैंने ये जो बनाया हुआ है, ये बॉटम पे क्या है, ये सड़क है, रूट है हमारा, ठीक है। ये समतल सड़क है और समतल सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इस वाले फिगर को बस इतना बता दिया, अभी हमारा इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए अगर गाड़ी को हम एक समतल सड़क पर लेके चलें, तो दोस्तों हम उस गाड़ी को सीधे चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर रास्ता तो सीधा होता नहीं है, कभी ना कभी हर रास्ते पे कहीं ना कहीं मोड़ जरूर आता है, ठीक है जी, है ना। हर रास्ते पे मोड़ जरूर आता है। तो जब हम लोग मोड़ पर मुड़ेंगे, ठीक है, तो अगर हमारी मोड़ पर मुड़ते समय हमारी जो सड़क है, अगर वो बिल्कुल समतल होगी, जैसे कि फिगर 1 में बना है, तो दोस्तों ये जान लीजिए कि आप वाहन को मोड़ नहीं पाएंगे। मतलब कैसे वाहन को, 4 व्हीलर्स को आप मोड़ नहीं पाएंगे, ठीक। मोटरसाइकिल को और साइकिल को, हम ना स्कूटी बाइक वगैरह को हम लोग थोड़ा सा बेंड करके निकल जाते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कार को झुकाकर निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सड़क थोड़ी सी ढालदार बनानी पड़ती है। ढालदार का मतलब ये है कि सड़क एक एंड पर झुकी रहेगी और एक एंड पे थोड़ा सा पोर्शन उसका उठा रहता है, ठीक है। सड़क एक्चुअल में ऐसे बनाई जाती है ये। और दोस्तों आपको महसूस इसलिए नहीं होता होगा क्योंकि ये एंगल जो है बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगर आपको राइट साइड मुड़ना है तो अपनी गाड़ी को इधर ले आइए और ऐसे करके निकल जाइए। अगर आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है, अपनी गाड़ी को इधर ले जाइए, फिर ऐसे करके निकल जाइए, ठीक है। तो सड़क को थोड़ा सा ढालदार बनाया जाता है, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, ताकि बाईं तरफ मुड़ने वाले बाईं से होकर निकल जाए, दाईं तरफ मुड़ने वाले दाईं तरफ होकर निकल जाए, ठीक है। तो दोस्तों ठीक, यहाँ पे फिगर 2 में वही दिखाया गया है। अगर मान लीजिए कि भाई भारी वाहन जैसे कि कार है, ठीक है, ट्रक है, बस है, ये सब मुड़ नहीं सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन मोड़ पर इनको मुड़ना तो है, हमेशा सीधे थोड़ी ना चलेंगी ये लोग, ठीक है। तो मोड़ पर भारी वाहनों को मोड़ने के लिए सड़क को थोड़ा सा ढालदार बनाया जाता है, ठीक है। किसी कोण थीटा पर झुकी होती हैं वो सड़कें, ठीक। अब इसको वाहन को लेकर आप निकलोगे, तो जब आप वाहन को लेकर निकल रहे हो, ठीक है, तो बस इसमें यही ध्यान दिया जाता है कि अब यहाँ पे हम वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ रहे हैं। तो और दोस्तों आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वो वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तो उसको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। और अभिकेंद्र बल इसको कहां से मिलेगा, इसको अभिकेंद्र बल जो है वो बल के घटकों से मिलके प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए और देखिए सेकेंड फिगर में जो मैंने बनाया है, इस पे सेकंड फिगर पे अच्छा मैंने ये दिखाया है कि कितने बल हैं और कितने कंपोनेंट्स हैं। जैसे देखिए, ये कार इस सड़क पर रखी है, तो कार अपने भार के बराबर बल आरोपित करेगी किस पे, इस पे, सड़क पे। और सड़क भी क्या करेगी, अभिलंब तल की प्रतिक्रिया, सड़क भी उस पर, कार पर उतना ही बल लगाएगी, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पे, ठीक है। तो जब कार सड़क पर बल लगाएगी तो सड़क भी कार पर बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। तो सड़क कार पर बल लगा रही है, वो है N, ठीक। अब देखिए इसके बल N को मैंने 2 घटकों में वियोजित किया गया, N का ऊर्ध्वाधर घटक, N का क्षैतिज घटक। N का जो ऊर्ध्वाधर घटक है दोस्तों, वो हमें प्राप्त होता है N cos थीटा में,
ठीक है, और n का जो क्षैतिज घटक है वो n sin थीटा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पे F जो है वो क्या है, वो घर्षण बल है। घर्षण बल के दो कंपोनेंट, ठीक है, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक F cos थीटा, ऊर्ध्वाधर F sin थीटा। ठीक, अब देखिए यही सारे बल को मैंने यहाँ पे रिजॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया है, ये पॉइंट क्या है, वाहन का द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, वाहन का द्रव्यमान केंद्र जहां पे सारे बल कार्य करते हैं। अब देखिए इस पे इस वाले बल जो अभिलंब तल की प्रतिक्रिया है उसको मैंने यहां दिखाया है। ठीक है, इस पे टोटल 3 बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, पहला तो वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये देखिए ये mg नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अभिलंब तल की प्रतिक्रिया n ऊपर की ओर। ठीक है, और थर्ड दोस्तों, थर्ड क्या है, घर्षण बल। ठीक है, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी सड़क पे तो सड़क और गाड़ी के टायरों के मध्य घर्षण बल होगा। मैंने आपको बताया था अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं सकते, और जब हम लोग नहीं चल सकते तो गाड़ी भी नहीं चल सकती, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए घर्षण तो होगा, और वो घर्षण किधर होगा, वो घर्षण मार्ग के केंद्र की ओर होगा। सड़क झुकी हुई है ना, तो वो मार्ग के केंद्र की ओर, नीचे की ओर होगा। ठीक, मार्ग के केंद्र की ओर। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे बल के घटक लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, सबके कंपोनेंट लिए गए। देखिए अभिलंब तल की प्रतिक्रिया के 2 घटक किए गए, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक, एक होता है क्षैतिज घटक। ठीक है, अब कौन सा साइन है कौन सा कॉस है, इस पे हम लोग चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक घर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, इसके मैंने 2 टुकड़े किए, ये पहला क्षैतिज घटक, नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर घटक F sin थीटा लिखा है। ठीक, कैसे आया अभी देखते हैं। और mg का कोई घटक नहीं लिया गया है क्योंकि mg पहले से ऊर्ध्वाधर दिशा में है। एक्चुअल में दोस्तों हमारा पर्पस ये होता है कि बल चाहे जितने हो, जिस दिशा में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सभी बलों को तोड़ना होता है, वियोजित करना होता है। ठीक है, उनके घटक लेने पड़ते हैं, और घटक ऐसा लेते हैं कि वो घटक या तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आए यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आए, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आए। देखिए n के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में मिला, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिला। घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स के 2 कंपोनेंट किए गए, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन mg का कोई भी कंपोनेंट नहीं लिया गया क्योंकि mg क्या है, ऑलरेडी देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसे भी रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैलेंस करने से पहले मैंने भी कहा था कि कौन साइन कौन कॉस कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, आप इस लाइन को देखिए, ये जो सड़क है, ठीक है, मतलब जो सरफेस है बॉटम, ठीक है, ठीक, इसको देखिए ये वाली लाइन और ये जो ऊपर मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर है, 2 रेखाएं समांतर है, उसको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, वही तो यहाँ पे हो रहा है, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर है, एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये थीटा तो ये थीटा, सिंपल। और देखिए दोस्तों, ये इसको देखिएगा, n cos थीटा वाला हिस्सा और ये दोनों कैसे हैं, 90 है, क्योंकि यहाँ पे हमने n को क्या किया, 2 लंबवत घटकों में वियोजित किया गया है। ठीक है, एक ये वाला घटक मिल रहा है, एक ये वाला, ये दोनों लंबवत है, यानी ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 90 होगा दोस्तों, ये पूरा 90 होगा। ठीक, और ये देखिए n इसके साथ 90 बना रहा है, ये पूरा 90 है। जब ये पूरा 90 है और ये अकेले थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90, तो ये थीटा। ठीक है, तो इसलिए थीटा हो गया। अब देखिए जिधर से थीटा एंगल बनता है उधर वाला हिस्सा हमेशा कॉस होता है, तो ये वाला हिस्सा कितना मिलेगा, n cos थीटा, और जिधर से एंगल ना बने वो वाला हिस्सा साइन, तो n cos थीटा इधर आएगा, n sin थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, वही काम हम यहां कर रहे हैं। देखिए F को हमने 2 घटकों में वियोजित किया है। F जो फोर्स है, ठीक है, वो किधर से कोण बना रहा है, क्षैतिज दिशा के साथ कोण बना रहा है थीटा, तो इसका जो क्षैतिज घटक मिलेगा वो कॉस में मिलेगा, यानी F cos थीटा इधर होगा, और बचा हुआ हिस्सा डाउनवर्ड जो आ रहा है वो क्या होगा, F sin थीटा होगा। mg ऑलरेडी नीचे है। ठीक, अब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे पोजीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि हम लोग बात करेंगे अभी संतुलन की अवस्था में या साम्यावस्था की स्थिति में। देखिए दोस्तों, संतुलन की स्थिति में क्या है, अब पहले तो ये देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कितने बल लग रहे हैं। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ये पूरी वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक लौता बल काम कर रहा है, F
सॉरी एन कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन नीचे की ओर कितने बल कार्य कर रहे हैं, 2 mg प्लस एफ साइन थीटा। तो आइए बराबर करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे कार्य करने वाले दोनों बलों का योग इज इक्वल टू ऊपर की ओर कार्य करने वाले बल का मान, यानी n cos थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए भाई, और देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करने वाला बल, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f cos थीटा और n sin थीटा काम कर रहे हैं, ठीक। अब आप देख रहे होंगे जैसे कि अभी आपने देखा ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या था, नीचे की ओर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो गया था, और होना भी चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होगा, सोचिए जरा, थिंकिंग डेवलप करिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए mg प्लस एफ साइन थीटा ज्यादा होगा तो वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाला बल ज्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, वाहन जो है वो सड़क में गड्ढा करके अंदर, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। और अगर n cos थीटा ज्यादा होगा, mg प्लस एफ साइन थीटा, यानी नीचे की ओर लगने वाला बल कम हो गया, ऊपर की ओर लगने वाला बल ज्यादा हो गया, तो वाहन ऊपर की ओर लिफ्ट करने लगेगा, वो भी नहीं होना है। इसका मतलब ये दोनों तो बिल्कुल बराबर हैं और होने भी चाहिए, ठीक है। आइए अब इसकी बात करते हैं, यहां तो कुछ मामला उल्टा हो गया, क्षैतिज दिशा में दोनों बल एक ही दिशा में है, संतुलित करने वाला कोई है नहीं, कोई बात नहीं, संतुलित करने वाला बल नहीं है ना हो। अब आप सोचिए कि यहां हो क्या रहा है, हम लोग गाड़ी को, वाहन को वृत्ताकार मोड़ पर लेकर मुड़ रहे हैं, और आपको पता है दोस्तों, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उसको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए, और अभिकेंद्र बल उसको कहीं से भी मिले, लेकिन मिले, क्योंकि अगर अभिकेंद्र बल नहीं मिला तो गति संभव ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, इन दोनों के परिणामी से, यानी कि f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv² अपॉन में r। यहां पे दोस्तों r क्या है, उस मार्ग की त्रिज्या है, जिस वृत्ताकार मार्ग पर वो मुड़ रहा है ना, उस मार्ग की त्रिज्या है, ठीक। चलिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोस्तों मुझे करना क्या है, मुझे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इस वेग का मान निकालना है, ठीक है। वेग निकालने से मिलेगा क्या, हमें दोस्तों ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हम वाहन को लेकर मैक्सिमम कितनी स्पीड पर मुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर रेसिंग आप देखते होंगे, ठीक है, टीवी पे या रियलिटी में रेसिंग देखते होंगे, तो वहां पे एक्चुअली में यही सारे लॉज लगते हैं फिजिक्स के, ठीक है। अगर बेंडिंग एक हद से ज्यादा हो जाए, आपने देखा होगा जब बाइकर्स जो होते हैं वो जब मोड़ पर मुड़ते हैं तो उनकी बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और इतनी स्पीड पे अगर वो बाइक लेके मुड़ रहे हैं तो उनको क्या होना पड़ता है, उनको अपनी बाइक को थोड़ा सा बेंड करना होता है, ठीक है। कितने एंगल से बेंड करें, एक लिमिट से ज्यादा एंगल बेंड होगा तो वो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, गिर जाएगी, और अगर वो बिल्कुल बेंड नहीं करेंगे तो भी गिर जाएंगे, ठीक है। तो कितना बेंड करें, अब ये सब कोई मेजर करके नहीं चलाता है, कोई नाप जोक के नहीं चलाता है, लेकिन हाँ इतना है, ये सब इंसान अपने अनुभव से सीख लेता है। लॉ यही लगते हैं फिजिक्स के, ठीक है। यहाँ पे हम v मैक्स का मान निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कि वाहन को वृत्ताकार मोड़ पर मोड़ते समय अधिकतम कितने स्पीड से हम चलाएं कि हम गिरे ना, कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है, उसके लिए। तो अब v सॉल्व करना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हमने एक चीज पढ़ा था, ठीक है, कि घर्षण 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, स्थैतिक घर्षण बल और सीमांत स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए, ठीक है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए क्या होगा दोस्तों, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए F का मान जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, μs इंटू n के, ठीक है। आपको मैंने दोस्तों बताया था कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए Fs का मान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, μs इंटू n के। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए लागू होता है, अगर हम स्थैतिक घर्षण बल की बात करें तो स्थैतिक घर्षण बल के लिए क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल के लिए ये लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक। चलिए और एक और चीज दोस्तों, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वेग जो होगा वो अपने अधिकतम मान पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब F की जगह पे हम लोग μs इंटू n अप्लाई करेंगे जगह जगह, तो क्या करेंगे, v को v मैक्स लिखेंगे, ठीक है, v की जगह v मैक्स रखेंगे और F की जगह पे μs इंटू n रखेंगे, क्योंकि
सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए हम लोग Fs बराबर μs इंटू n लिख सकते हैं। ये हमने स्थैतिक घर्षण बल के नियम में बताया था, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 देखिए कैसे चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से लगाइए जरा, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg प्लस f की जगह क्या रखेंगे μs इंटू n, ठीक, और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल ये हो जाएगा n cos थीटा। और ये क्वेश्चन, इसको हम नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। चलिए, और अब यही काम करेंगे यहाँ भी, ठीक है। f की जगह पे यही पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में भी, तो ये बन जाएगा μs इंटू n cos थीटा, ठीक। और ये एज इट इज पड़ा रहेगा n साइन थीटा इक्वल m v मैक्स का स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से किसका मान निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से आप n का मान निकालिए और इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। समीकरण 3 से जरा n का मान निकालिए, कितना आएगा n इक्वल, ठीक है। अब ये n का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। इसको एक नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 मान लिया, ठीक है। का मान समीकरण 4 में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा n। अच्छा देखिए, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, n बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई में अंदर रहेगा उसको अंदर रखेंगे ब्रैकेट में, और फिर n की जगह पे वैल्यू रख देंगे। यानी देखिए, क्या मैं इक्वेशन नंबर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से n कॉमन लिया, कितना आएगा n कॉमन लेने बाद यहाँ अंदर बचेगा म्यू s cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। और इक्वल में रहेगा m मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे n की जगह पे जो इनटू में था भाई, दोनों जगह से कॉमन निकाला, तो यहाँ से कॉमन निकला, क्या बचेगा μs cos थीटा, ये रहा, फिर यहाँ बचेगा साइन थीटा, ये रहा, ठीक। अब n की जगह पे वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक। ये दोनों काम मैंने एक ही स्टेप में कर दिए, ठीक। mg की जगह पे मतलब n की वैल्यू रख दे रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक। cos थीटा माइनस μs साइन थीटा, ठीक। अच्छा, अभी देखिए m से m कट रहा है, m क्या था, वाहन का द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, भार की नहीं, ठीक है। तो m से m कटेगा, चलिए भाई, ठीक। बचा क्या, अब यहां से जरा v मैक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। v मैक्स का स्क्वायर r इसके साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, ये बन जाएगा rg, ठीक है जी। और देखिए इनटू में ये ऊपर रहेगा, ठीक है, कितना है, ये हो जाएगा μs cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस μs साइन थीटा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा v मैक्स इक्वल अंडर रूट में r g। दोस्तों ये रिजल्ट आया, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये तो एक जनरल रिजल्ट है, ठीक है। अगर हम अभी दोस्तों बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं समतल सड़क के लिए, ठीक है। तो समतल सड़क में देखिए, समतल सड़क के लिए क्या होगा, अगर ये कोण जो रोड जो है वो थीटा कोण पे झुकी थी, अगर ये कोण धीरे धीरे कम होते होते ऐसे हो जाए, ऐसे था, ये ऐसे हो जाए, तो थीटा 0 हो जाएगा ना, तब ये सड़क समतल सड़क बन जाएगी। इसका मतलब समतल सड़क के लिए करना कुछ नहीं है, थीटा की जगह 0 रखना है, ठीक है। थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 cos 0 1, कितना बचेगा, यहां से ये बचेगा cos 0 1 हो जाएगा, केवल μs बचेगा, ठीक है। μs ऊपर और यहाँ पे पूरा 0 और अपॉन में 1, तो कितना बचेगा, ले देखिए कितना आ गया। समतल सड़क के लिए अधिकतम चाल कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में μs rg, ठीक है, वो समतल सड़क के लिए हो जाएगी। इसको मैं रफ करता हूं, एक्चुअली इन दोनों को रफ करता हूं, यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना स्पेशल केस देख लेते हैं। समतल सड़क के लिए क्या हो जाएगा, थीटा गोज टू 0, ठीक। अच्छा, 5 समीकरण बन गई थी, इसको हम समीकरण नंबर 6 बोलते हैं, ठीक है। और समीकरण 6 में थीटा बराबर 0 रखिए, समीकरण 6 में थीटा बराबर 0 रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v मैक्स इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे बताया था साइन 0 0 cos 0 1, तो यहाँ केवल कितना बचेगा, μs बचेगा, और यहाँ अपॉन में 1, ये पूरा 0, ठीक है। तो ये बचेगा μs इंटू r इंटू g, ठीक है। ये समतल सड़क की बात हो गई। अगर आप समतल सड़क पे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, तो आपका अधिकतम वेग इतना हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा होने पे प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप ढालदार सड़क पे चला रहे हैं तो
आपका अधिकतम वेग इतना होगा। और दोनों को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि ढालदार सड़क पे जो अधिकतम वेग है, ठीक है, उसको मैंने v max लिखा है, और समतल सड़क पे जो अधिकतम वेग है उसको मैं v डैश कर दे रहा हूं। तो ढालदार सड़क पे जो अधिकतम वेग होता है वो समतल सड़क की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 6 है, इसको 7 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 6 व समीकरण 7 की तुलना करने पर, ठीक है, जब हम यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ज्यादा कि ये ज्यादा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v max मतलब ढालदार सड़क पे अधिकतम वेग, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा आएगा v max प्राइम की तुलना में। मतलब v max प्राइम क्या है, v max डैश भी आप बोल सकते हैं। तो v max डैश जो है वो समतल सड़क पे जो वेग है वो है, यानी कि ढालदार सड़क पर अधिकतम वेग ज्यादा होता है समतल सड़क की तुलना में। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।